हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की द हिंदू वोकैबुलरी का वीडियो आज का ही है, यानी कि 25 अगस्त का, 25 का। 23rd और 24th को तो वैसे भी संडे था, संडे को एडिटोरियल आता नहीं है। और 24th का मैं नहीं कर पाया, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, अंडर द वेदर आई वॉज। तो चलते हैं, आज से शुरू करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का कि जितनी अर्ली हम लोग कर सकें आज से, कल से और अर्ली। ठीक है। पहले क्योंकि न्यूज़पेपर लेट आता था, मैंने उसकी कुछ व्यवस्था कर दी है। चलिए देखते हैं। पहला शब्द है आज का अनल्ड। अनल्ड, पढ़ेंगे इसको। ठीक है। छोटा वाला श्वा मैंने कई बार बताया होगा आपको। अनल्ड, अनल्ड मान लीजिए नल है, और हिंदी का तो आप जानते होंगे किसी भी चीज़ में, जैसे हिंसा का उल्टा अहिंसा, तो उस तरीके से उसको अपोज का एंटोनिम बनाने के लिए उसका विपरीतार्थ। तो अनल कर दिया गया, मतलब नल से पानी बह रहा था उसको रोक दिया गया। तो जब किसी चीज को अनल करते हैं तो उसको रद्द करते हैं, उसको अघोषित, सॉरी, उसको अमान्य करते हैं, घोषणा करते हैं कि वो अमान्य है। ईडी यहाँ लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बना हुआ है V3, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल आपको पता ही है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एडजेक्टिव जिसको कई लोग एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ कई बार। ठीक है। बट सही करना हमारा फर्ज है। तो अनल्ड, अनल्ड मतलब डिक्लेयर्ड लीगली इनवैलिड, ऑफन बाय एन अथॉरिटी सो दैट इट हैज नो इफेक्ट इन लॉ और प्रैक्टिस, मतलब उसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है। आज से वो संवैधानिक नहीं है, बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे कैंसल्ड, वॉइडेड। वॉइड का मतलब तो आपको पता ही है, वॉइड का मतलब होता है जहां कुछ ना हो, खाली जगह। तो खाली जगह पे किसी को हमने भेज दिया, वो गायब हो गया। इनवैलिडेटेड यानी कि उसकी वैलिडिटी छीन छिन गई, उसका वैलिडेशन हमने छीन लिया। ठीक है। ठीक। रिपील्ड, रिपील, रिपील लॉ के सेंस में काफी यूज होता है। अ लॉ हैज बीन रिपील्ड, द गवर्नमेंट हैज रिपील्ड अ लॉ। ठीक है। वी वांट टू रिपील दैट अट्रोशियस लॉ, ऐसा कुछ। अबॉलिश्ड, रिसिंडेड, क्वाश्ड। अब सब ये, चूंकि मैंने पास्ट पार्टिसिपल था तो पास्ट पार्टिसिपल के सिनोनिम्स उठा दिए ताकि आपको पता हो कि एडजेक्टिव्स भी ये बन सकते हैं। ईडी हटा देंगे तो बहुत से वर्ब हो जाएंगे इसमें से। ठीक है। अब कैंसल्ड, वॉइडेड, इनवैलिडेटेड, ये सब सिनोनिम्स है, उल्टा हो जाएगा वैलिडेटेड, अप्रूव्ड, कंफर्म्ड, रिकॉग्नाइज्ड, अपहेल्ड, रैटिफाइड वगैरह वगैरह। ठीक है। लैटिन के अनलस है एक्चुअली नलस, जिसका अर्थ होता है नथिंग। इसी से आपने पढ़ा होगा, नल भी आता है, नल मतलब कुछ नहीं। इसी से आपको पता होता है नल एंड वॉइड। नल मतलब कुछ नहीं, और वाइड मतलब मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट पहले कि जो बिल्कुल खाली जगह हो जहाँ कुछ नहीं हो। तो जब किसी लॉ को नल एंड वॉइड करते हैं, एक्चुअली वो भी इसका एक हो जाएगा सिनोनिम, नल एंड वॉइड, टू मेक नल एंड वॉइड। जब किसी चीज को नल एंड वॉइड करते हैं तो यानी कि वो खारिज हो गया, खत्म हो गया, अबॉलिश्ड हो गया, अनल्ड हो गया। ठीक है। तो इनको याद अच्छे से रखेंगे, सब लिंक कर लेंगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। तो नल से नलिफाई आता है, नल मतलब शून्य, मैंने बता दिया था। ठीक है। अनल रद्द करना, और अनल्ड रद्द हुआ या रद्द किया गया। और जो इसमें ऐड लग के ए बन जाता है, वो होता है, वो कई जगह पे होता है, एडमिट, एडवांस, अडियर, एडियर एडहेसिव से भी आया है। ठीक है। एडियरेंस से। ठीक है। कीज खुद भी एक दूसरे में कनेक्टेड रहती हैं, रूट्स जो लैटिन के और ग्रीक के होते हैं वो। तो इनको याद रखेंगे। अब अनल हो जाता है इसका डिराइव्ड फॉर्म, अनल्ड का डिराइव्ड फॉर्म क्या होता है? वर्ब थर्ड था वो, पास्ट पार्टिसिपल, ये फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म। अनलिंग, अनलिंग वर्ब डाल दिया है, नाउन भी होता है। अनलिंग उस प्रोसीजर को कहा जाता है। ठीक है। द मैरिज वॉज अनल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यू टू फ्रॉड। कोई शादी थी, कोई विवाह था, उसको फ्रॉड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दी। ठीक है। पार्लियामेंट अनल्ड द आउटडेटेड लॉ फ्रॉम द कॉलोनियल एरा। कोई लॉ था कॉलोनियल एरा से, पुराने जमाने से, मतलब अंग्रेजों के जमाने से, तो उसको अनल कर दिया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकेड, आपको एड तो पता ही होगा, एड मतलब होता है सहायता। और ब्लॉक
कोई जगह को आपने घेर लिया है चारों तरफ से अपने सैनिकों के साथ मिलके, किसी तरीके की सहायता हम लोग लेके जा रहे हैं, तो आप उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो आपने ब्लॉकेड खड़ा कर दिया है, नाकाबंदी, घेरा बंदी। ठीक है, तो ब्लॉकेड को याद रखेंगे, द एक्ट ऑफ सीलिंग ऑफ अ प्लेस, पोर्ट और रोड टू प्रिवेंट एंट्री, एग्जिट और ट्रेड और इवन एड और एनी काइंड ऑफ, उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, एनी काइंड ऑफ आउटसाइड कॉन्टेक्ट। इसको सीज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक और सीज मिला होगा, सीज एक और मिला होगा ये। ठीक है, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, एग्जिस्ट ना करना, और इसका मतलब होता है छीन लेना। ठीक है, इसमें ज आता है तो सीज हो जाता है। बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, एम्बार्गो, ये सब ही सिनोनिम्स हैं किसके, ब्लॉकेड के। और नियर सिनोनिम्स हैं बार, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, स्टॉपेज। बार, बार को याद रखिएगा, बार, जब आप किसी को बार करते हैं ना तो रोक देते हैं। ये जेल की सलाखें क्या होती हैं, बार होती हैं। इनके पीछे हम किसी आदमी को रखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, किसी आदमी को हम रखते हैं तो कहते हैं ना, बिहाइंड द बार्स, ही इज बिहाइंड द बार्स, उसको बार्ड कर दिया गया, बार्ड। एक भाई साहब हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने अंग्रेजी में, पीएचडी का डी बड़ा होगा, पीएचडी की हुई है अंग्रेजी में, वो बार बार ना बार्ड को बेयर्ड बेयर्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को फालतू का ही निकाल दिया, एग्जाम देने से रोक दिया, और उनके पेरेंट्स को कह रहे थे योर कैंडिडेट, योर वार्ड हैज बीन बेयर्ड। बेयर्ड, अबे गधे, बेयर का मतलब होता है नंगा करना, क्या बोल रहा है, कोई हैरेसमेंट का केस डाल देता। ठीक है, ये होता है बेयर, इस बेयर से आता है बेयर्ड। ठीक है, और बार्ड का मतलब होता है बार के पीछे रखना, यानी कि बैन करना। ठीक है, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे ओपनिंग, एक्सेस, क्लियरेंस, एंट्री, पैसेस, अलाउंस। ठीक, आगे बढ़े। फ्रेंच के ब्लॉकेर से आई, इसी से तो ब्लॉक आता है, आपको पता ही होगा ब्लॉक, और ब्लॉक में एड डाल दिया गया, ब्लॉक करने का काम। तो ब्लॉक करने के काम को तो नहीं, यहाँ पे पूरा ब्लॉक किया हुआ है तो उसको ब्लॉकेट किया गया। इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक होता है ना इमारतों का, मतलब हमारे यहाँ तो कॉलोनी सिस्टम है और वो सिस्टम है मोहल्ला सिस्टम, कई जगहों पे ब्लॉक्स होते हैं विदेशों में। तो एक पूरे ब्लॉक को घेर दिया गया तो ब्लॉकेड कर दिया गया। ब्लॉकेडेड वर्ब का पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्लॉकेडिंग हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, द नेवी एनफोर्स्ड अ ब्लॉकेड ऑफ द एनिमी पोर्ट ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, एक छोटा सा ग्रामर लेसन याद रखना, दी हमेशा कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हो किसी भी टाइप की, और किसी भी तरीके के ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हो, ऑलवेज यूज दी बिफोर देम, दी। अब दी मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि इंडिविजुअली पढ़ रहा हूं, सब पे बेसिक्स ग्रामर की, एक ग्रामर बेसिक्स का ही शुरू करना होगा। खैर, द नेवी एनफोर्स्ड अ ब्लॉकेड ऑफ द एनिमी पोर्ट ड्यूरिंग द वॉर। हमारे युद्ध के दौरान हमारी नौसेना ने दुश्मन के बंदरगाह की नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी। फार्मर्स स्टेज्ड अ ब्लॉकेड ऑन द हाईवे टू डिमांड रिफॉर्म्स, सुधार के लिए हाईवे पर ब्लॉकेड कर दिया फार्मर्स ने। क्रॉनिकली, क्रोनोस से आया, क्रोनोस। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, और एक्चुअली ज़रूरी हो जाता है कई बार रूट के आने से पहले ही रूट की चर्चा कर लें, क्योंकि हमेशा निमोनिक्स ज़बरदस्ती नहीं बनाए जा सकते हैं, ज़्यादातर निमोनिक्स तो ज़बरदस्ती बनते हैं फिर भी। ठीक है, तो क्रॉनिकली आप याद रखिएगा, कोई चीज़ लंबे टाइम से हो रही है, क्रोनोस से आता है, क्रोन का मतलब ये होता है टाइम, इससे आता है क्रोनोलॉजी, याद है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब समझा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हुई तो क्रोनोलॉजी वो समझनी होती है, क्रोनोलॉजी कई लोग कहते हैं। अब देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज है, तो आप क्रोनोलॉजी नहीं क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। पर एज एन इंग्लिश टीचर मेरा फर्ज है कि मैं बताऊं कि क्रोनोलॉजी नहीं होता है, क्रोनोलॉजी होता है। ठीक है, ठीक है, वैसे हो सकता है क्रोनोलॉजी भी पढ़ा जाता हो कुछ जगहों पे, डिक्शनरीज भी सारे वेरिएंट्स नहीं देते हो, बट हम लोग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए। खैर, तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कोई चीज़ पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, उसके हिसाब से बताना, और उसी को क्रोनोलॉजिकल हम लोग कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं हम लोग कि पहले कौन सा इवेंट हुआ और बाद में कौन सा हुआ।
क्रोनोलॉजिकली हम काम करते हैं तो एक सीक्वेंस में करते हैं कि हाँ इन इन चीज़ों को इस तरीके से किया गया, नोट्स बनाए हमने क्रोनोलॉजिकली, तो 1972 का पहले, फिर 73 का, इस तरीके से। और उसको हटा के क्रॉनिकली हम लोग कह दें तो वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब देखो क्रोनोलॉजिक तो हो गया समय को बताते हुए, लेकिन क्रॉनिक हो गया लंबे वक्त से, क्रॉनिक, ठीक है, क्रॉनिकल और फिर क्रॉनिकली। समझो ध्यान से, क्रॉनिक और क्रोनोलॉजिक, क्रोनोलॉजिक में हम बताते हैं कि क्या टाइम कैसे रहा, और क्रॉनिक मतलब लंबा टाइम चला, इस पे जोर देना है हमको। जैसे क्रोनिक पेन होता है आपको, क्रोनिक वो होता है, डिजीजेज होती हैं, ठीक, जो लंबे वक्त से रहे। तो क्रॉनिकली उसी से हम लोग एडवर्ब बनाते हैं कि क्रॉनिकली हमने, मान लीजिए किसी बच्चे ने परसिवियर किया, नहीं सॉरी, कोई चीज़ रही क्रॉनिकली, ठीक है, परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, एंड्योरिंगली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। टेम्पररीली, ओकेजनली, रेयरली, ब्रीफली, एफेमरली, एफेमरली तो शायद नहीं होता, एडवर्ब फॉर्मेशन गलत है। अब ग्रीक के क्रॉनिकोस से आया है, ये रूट शायद थोड़ा मतलब, ठीक है, क्रोनॉल से मुझे याद था, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टाइम, क्रोनोलॉजी काल क्रम, ये हिंदी में। हाँ सिंक्रोनाइज, ये दो चीजें हैं, यही मैं याद नहीं आ रहा था बताना, ठीक है। सिंग से आपको पता ही है कि वो कर देना, तालमेल बिठाना। अब सिंक्रोनाइज जब करते हैं तो दो लोग हैं या दो काम हैं, उनमें हमने ऐसा तालमेल बिठा लिया कि एक लय में काम हो रहा है, ठीक है। समय के हिसाब से कौन पहले होना है, कौन बाद में होना है, कौन साथ में होना है, ये वो लोग मिलजुल के कर रहे हैं, ठीक है। अब डिराइव्ड फॉर्म्स इसकी क्रॉनिक, क्रॉनिकसिटी, क्रोनिसिटी, ठीक है, इसको भी याद रखना, उसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। He is chronically ill. The city suffers chronically from water shortages. यही चीज मैं उस वक्त थोड़ा इधर उधर चला गया। Chronically या chronic आमतौर पे निगेटिव सेंसेस में ही यूज होते हैं, ठीक है। कॉलोकेशन नाम की एक चीज होती है इंग्लिश में, जरूरी नहीं कि आपको एक शब्द का मतलब पता चल गया तो आप उसको कहीं भी चिपका देंगे, इसलिए मैंने परसिवियर के साथ क्रॉनिक नहीं लगाया। एकाएक मुझे ध्यान में आया कि नहीं, कॉलोकेशन फिट नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, भले ही कितना भी कुछ क्यों ना हो, ठीक है। तो द सिटी सफर्स क्रॉनिकली फ्रॉम वाटर शॉर्टेजेस, शहर लगातार जल संकट से पीड़ित है लंबे वक्त से, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेटली, डिस्प्रपोर्शन, ये इसको याद रखना सिंपल है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मान लीजिए राजू को एक आम मिला तो रजिया को भी, ठीक है, एक आम मिला तो प्रपोर्शनेट हुआ, फिर इसको दो मिला, इसको भी दो मिला, इसको तीन मिला, इसको तीन मिला, इसको चार मिला, इसको चार मिला, इसको पाँच, इसको पाँच, इसको छः, इसको छः, इसको सात मिला, इसको 12 मिला, इसको 8 मिला, इसको 28 मिला, तो प्रपोर्शन सही नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट बंटवारा हुआ है। एलवाई हटा दो, डिस्प्रपोर्शनेट बंटवारा हुआ है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेटली हमने चीजों का हिस्सा लगाया है। तो डिस ज्यादातर जगहों पे होता ही है उस चीज को हटाने के लिए, टू एन एक्सटेंट दैट इज नॉट बैलेंस्ड और फेयर इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, ठीक है। मान लीजिए दो टीचर्स हैं एक स्कूल में, एक टीचर हैं बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी इंग्लिश आती है उनको, उनको मिलते हैं 14,000 रुपये। और एक टीचर हैं जिनको कुछ बोलना नहीं आता, डिटर्मिनस को डिटरमाइनस पढ़ते हैं और डिटर्मिनस को एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं और एप्लीकेशंस, टीचर हैं कहते हैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, टीचर हैं और कहते हैं एप्लीकेशन शुरू करते हैं विथ मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, और इनको मिलते हैं 27 के। तो ये बड़ा है डिस्प्रपोर्शनेटली जो है सैलरी दी जा रही है, ठीक है, याद रखिए। सिनोनिम, अनइक्वली, सिंपल, एक्सेसिवली किसी और की तरफ, इरेगुलरली, पार्शियली भी होना चाहिए, अनफेयरली, सॉरी अनफेयरली, ठीक है, इम्बैलेंस्ड, अनइवनली, ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स, डिस्प्रपोर्शनेटली में से डिस हटा दो, प्रोपोर्शनेटली, इक्वली, फेयरली, इवनली, जस्टली, जस्टली मतलब अच्छे से, न्यायोचित तरीके से, इसी जस्ट से जस्टिस कहलाता है, ठीक है।
लैटिन के डिस और प्रपोशियो, प्रपोर्शन ये सब मैंने बता दिया। तो डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शनेट, इससे ये आया है, याद रखना, डिस प्लस प्रपोर्शन, नॉट इन प्रपोर्शन। स्पेलिंग निमोनिक आज यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वेल्थ इज डिस्प्रपोर्शनेटली कंसंट्रेटेड अमंग द इलीट, अमंग द इलीट, ठीक है। अमंग और अमंगस्ट में कोई अंतर नहीं होता है सिवाय इसके कि ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और स्टाइलिश यूज है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका इनफॉर्मल यूज नहीं कर सकते और इसका फॉर्मल यूज नहीं करते। ऐसा भी नहीं कि ओल्ड इंग्लिश में या कभी भी ये वॉवेल के साथ आता था, ये कॉन्सोनेंट घंटा, कभी नहीं। दोनों हमेशा शुरू से ही यूज होते रहते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है। तो वेल्थ इज डिस्प्रोपोर्शनेटली कंसंट्रेटेड अमंग द इलीट, जो ये है, क्या कहते हैं उसको, वेल्थ, धन, उसका बंटवारा ढंग से नहीं है। जो अभिजात वर्ग है, बेसिकली जो इलीट क्लास के लोग हैं, उनको ज्यादा मिला हुआ है और बाकियों को कम मिला हुआ है, ठीक है। आते हैं, बढ़ते हैं, एनक्लेव, ठीक है। अब एनक्लेव, इसको ऑनक्लेव में पढ़ते हैं, ऑनक्लेव, ठीक है। आधा का है ये, हलंत दो, ऑनक्लेव, ठीक है। ई एन से शुरू होने वाले बहुत से शब्दों को ऑन से प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे अंटराज, ठीक है। एनवेलोप, एनवेलोप भी पढ़ते हैं, अरे क्या लिख रहा हूँ, पागल इंसान, ठीक है। इसको एनवेलोप पे पढ़ते हैं, एनवेलोप पे पढ़ते हैं। अंटराज, ऑन्ट्रे, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए। ऑनक्लेव या एनक्लेव, एनक्लेव मान लो एनक्लेव, और एनक्लेव से इसको ऐसे याद रखना, इन केव, इन अ केव, किसी गुफा में बंद है, ठीक है, बिल्कुल बंद है। तो वो गुफा के ही रीजन को बस मानेंगे कि ऑनक्लेव है, ठीक है। एक सीमित क्षेत्र जो होगा वही ऑनक्लेव कहलाएगा। अ डिस्टिंक्ट रीजन और कम्युनिटी एनक्लोज्ड विद इन अनदर टेरिटरी, ठीक है। जंगल के अंदर जैसे गुफा है, वैसे एक क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा क्षेत्र है जिसको एकदम एनक्लोज किया गया और डिस्टिंक्ट उसकी आइडेंटिटी है, तो उसको कहेंगे ऑनक्लेव, ठीक है। टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट, जोन, ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नहीं सिनोनिम्स, रीजन, पॉकेट, कम्युनिटी, ठीक है। पॉकेट वाला याद रखना भाई, काफी आता है, काफी यूज होता है। जैसे एक शहर, अमीर लोग खूब हैं, बसे हुए हर जगह, हर जगह एकदम अमीरी का वो है, तांडव, नंगा नाच है अमीरी का। और फिर कहीं कहीं मेरे जैसे गरीब लोग तो 4 के झुंड में, 10 के झुंड में कॉलोनीज में रह रहे हैं, तो कहीं कहीं तो इस शहर में पॉकेट्स हैं, ठीक है, गरीबों के। गरीबों की पॉकेट का क्या मतलब, गरीब लोगों के स्लम्स के पॉकेट्स कह लो, शैंटीज के पॉकेट्स कह लो, पॉकेट्स कह लो, ऐसे, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंस, फैलाव, ओपननेस, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन। अब देखो होता क्या है कि जब आप ये बनाते हैं, ऑनक्लेव बनाते हैं, तो आप किसी चीज को ना किसी चीज से छांट लें, ठीक है, अलग करें। तो जब इंटीग्रेट करें तो उसमें मिला दे रहे हैं, इसको बिल्कुल हमने खोल दिया, ठीक है, मिल गया ये आगे, तो हो गया। इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, ओपननेस, एक्सपेंस, ये इससे जुड़ गया, पूरा एक्सपैंड हो गया, एक्सपेंस। एटमोलॉजी फ्रेंच के ऑनक्लवा से आया है, ऑनक्लवा, पता नहीं कैसे पढ़ते उसको, जिसके लैटिन से क्लैविस आया है। यहाँ पे रूट्स नहीं दिए हुए हैं, मुझे अच्छे से याद है कि क्लैविस से कुछ रूट्स आते हैं, शायद क्लैविकल इसी से आता है, आई एम सॉरी, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। रूट्स की एक सीरीज ही शुरू कर देता हूँ, सारे कष्ट में। मैं सोच रहा हूँ वोकैबुलरी और ग्रामर की ऐसी सीरीज शुरू करने का कि जो लोग हड़बड़ी में हैं कि 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, 6 महीने बाद एग्जाम है, उनका तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने तक, जिनका एग्जाम 6 महीने या साल भर बाद है, और जो या जो बस इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं बिना शॉर्टकट लिए हुए, मैं ऐसी वोकैबुलरी और ग्रामर की सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में ड्रॉप करना कैसा आइडिया है, ठीक है। क्यों कमेंट कौन करेगा, 2 से 4 व्यूज ही जा रहा है। अरे बंदा एक भी कोई देखे तो प्लीज यार उसको शेयर करो अगर तुमको वैल्यू मिले तो, ठीक है। खैर
बढ़ते हैं हम लोग आगे। द एम्बेसी कंपाउंड इज एन ऑनक्लेव ऑफ फॉरेन सॉइल। अब इसको क्यों कहा गया ऑनक्लेव ऑफ फॉरेन सॉइल, ये समझ लो। एम्बेसी का कंपाउंड है, मान लीजिए हमारे देश में फ्रेंच एम्बेसी है, तो उसमें जो एम्बेसडर साहब होंगे वो फ्रांस के होंगे, उनकी मैदाम होंगी वो भी फ्रांस की होंगी, ठीक है। तो मौसियो और मदाम दोनों फ्रांस के हैं, उनके बाल बच्चे भी हो सकता है फ्रांस के होंगे ना सर। और बाकी लोग मतलब डिरोजियो की तरह कोई इंडिया में आए तो, अच्छा डिरोजियो फ्रेंच थोड़ी थे, इंग्लिश थे, ठीक है, वैसे शायद फ्रेंच थे, मतलब फ्रेंच डिसेंट के थे, खैर छोड़िए, यहाँ रहते हैं हम लोग। तो वो पूरी तरीके से फॉरेन सॉइल का ऑनक्लेव है क्योंकि वहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। द कल्चरल ऑनक्लेव प्रिजर्व्ड ओल्ड ट्रेडिशन, एक क्षेत्र बना हुआ है किसी देश में, किसी शहर में, जहाँ सारे कल्चर्स की चीज़ें होती हैं और चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, हमारे पुराने ट्रेडिशंस को। जैसे क्या ही बोलूं, जैसे बिहार बोलना चाहता था पर बिहार में घंटा कुछ प्रिजर्व नहीं किया गया है। यूथनाइज्ड, ठीक है। थैनोस याद है ना, थैनोस। अब इसको मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ, थैनोस को याद रखो। थैनोस ने क्या किया था, और इसी वजह से छोटा भीम से उसकी दुश्मनी हो गई थी, और इसी वजह से छोटा भीम टोनी स्टार्क के भी पीछे पड़ा हुआ है। खैर टोनी तो मरी, दोनों ही मरी हैं, वरना उसने सबक सिखा दिया होता। खैर, तो थैनोस थैनोस ने क्या किया था, स्नैप, और सारे लोग खत्म हो गए थे। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो वो लोग मरे थे कैसे, डस्ट में बदल गए थे। काफी गंदी मौत भी तो हो सकती थी, जैसे पहले मार्वल वालों का एक्चुअली प्लान भी था कि लाशें दिखाई जाएंगी, चिथड़े उड़े हुए दिखाएंगे, खून खराबा दिखाया जाएगा। तो उस चीज को नहीं दिखाया गया, तो मतलब कैसे मृत्यु दी गई उनको, कंपैशनेट डेथ दी गई, ठीक है। बहुत दर्द नहीं हुआ उनको, तड़प तड़प कि वो नहीं मरी। तो उसी को याद रखिएगा कि थैनोस ने क्या किया, लोगों को यूथनाइज कर दिया। वैसे तो उसने मैसेकर किया था कमीने ने, खैर बट छोड़िए वो बात। तो यूथनाइज कर दिया था मान लीजिए, फॉर द सेक ऑफ मेमोरी की। तो बस यही हो जाता है, पुट टू डेथ पेनलेसली। ये इसको देख के ना ज मत समझना है, ये यू है, यू पहले ही मैंने बताया हुआ है कि आईपीए थोड़ा अलग काम करता है। और वैसे भी जे भी पता होना चाहिए कि य की तरह पढ़ा जाता है जर्मन में, ठीक है। आइंस्टाइन की बहन का नाम माजा नहीं था, माहा नहीं था, माया था। आगे बढ़ते हैं, पुट टू डेथ पेनलेसली, ठीक है, इच्छा मृत्यु देना। इसको ऐसे भी याद रखना, तुम अपने कुत्ते को लेकर गए, यू तुम गए और तुम थाम के तुमने बाहों में उसको यूथनाइज करवा दिया। हाँ, उनकी उम्र कम होती है, 12-13 साल, फिर उनको यूथनाइज करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बुरी मौत मरते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है तुम कुत्ते की मौत मर गई, क्योंकि कुत्ते मतलब जब अपनी एज उनकी हो जाती है तो बहुत बीमारियाँ होती हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, तो उनको यूथनाइज किया जाता है, ठीक है। तो मर्सी किल्ड यूथनाइज्ड हो गया, मर्सी किलिंग हो जाएगी, इसका नाउन हो जाएगा मर्सी किलिंग। मर्सी तो मर्सी है, दया, किलिंग, पुट डाउन समवन, ह्यूमेनली किल्ड, ये सब यूथनाइज्ड के, चूंकि ईडी लगा हुआ है ना इसलिए। एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेड पेनलेसली भी हो सकता है, पेनफुली भी हो सकता है। एलिमिनेटेड ह्यूमेनली लगाएंगे तो वो हो जाएगा यूथनाइज का, वो सिनोनिम मतलब नहीं होगा। एंटोनिम्स एक्चुअली इसके होते होते हैं नहीं, ठीक है, जबरदस्ती दिया गया। बचा लेना, किसी को इच्छा मृत्यु देने का उल्टा क्या हो सकता है, क्रूर मृत्यु देना, ठीक है। इच्छा मृत्यु तो नहीं, सॉरी, करुणा मृत्यु, दया मृत्यु देना, उससे क्या होता है, क्रूर मृत्यु तो ब्रूटली मर्डर्ड कह लो का, वो मर्डर्ड, स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड, स्लॉटर इज अ गुड मेडिसिन, लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन। आपको ये द डार्क नाइट में था, ठीक है, जोकर वाले ट्रक कहाँ थे, किधर किधर किधर। तो मर्डर्ड, स्लॉटर्ड, बुचर्ड, ये हो सकते हैं इसके एंटोनिम्स, अच्छे वाले एंटोनिम्स। ये तो प्रिजर्व मतलब बचा लेना, खैर। एटमोलॉजी इसके यू गुड से आता है, थैनाटोस, थानोस, गुड डेथ, तो गुड डेथ,
थैटोलॉजी मृत्यु विज्ञान, यूथनेसिया इच्छा मृत्यु नहीं, दया मृत्यु होती है। वैसे हाँ, इच्छा मृत्यु भी तो होती है, हम कहते हैं कि हमें मृत्यु चाहिए, किसी को यूथनाइज करते हैं जब इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु, करुणा मृत्यु, यूथनेसिया उस एक्ट को कहा जाता है। The injured dog was euthanized. Many countries debate whether humans should be legally and euthanized. अच्छा, ये यूथनाइज काफ़ी एक टाइम में काफ़ी बहस में था। कई लोगों को कैंसर ऐसे हो जाते हैं कि वो जल्दी मरते नहीं और कॉन्स्टेंटली पेन में होते हैं, कॉन्स्टेंटली। फ्री रोमिंग, ये तो पता ही है, रोम का मतलब होता है घूमना। रोम, रोम याद ना हो तो ये रोम याद रखना, इटली, इटली वाला रोम। तो इसका मतलब तुम रोम घूमने जा रहे हो, तो रोम, कोई रोम कहता है तो घूमता है। फ्री रोमिंग मतलब बिना बंधन के घूमता रहता है। छुट्टा, हमारा कुत्ते होते हैं या लड़के होते हैं आजकल के, वो हमेशा से कुछ तो लड़के आवारा ही थे, मैं नहीं था। खैर, हाँ, पर मैं घूमा खूब, वांडर किया है मैंने, रोम किया है। नॉट ऑल दोज हु वांडर आर लॉस्ट, जरूरी नहीं कि हर इंसान जो भटक रहा हो, घूम रहा हो, वो खोया हो। ठीक है, J.R.R. टॉलकिन ने कहा था, याद रखिए कि मेरे साथ पढ़िएगा और पेशेंटली पढ़िएगा तो आप स्मार्ट हो जाइएगा। वोकैबुलरी तो अच्छी होगी, आप स्मार्ट भी हो जाइए। खैर, तो बिना रिस्ट्रिक्शन के घूम रहा है तो फ्री रोमिंग है, समझो ना, एकदम खुला खुला। अनकन्फाइंड, वांडरिंग, अनरेस्ट्रिक्टेड, वाइल्ड, अनटेम्ड, फ्री रेंजिंग, कहीं कहीं वांटन भी हो जाता है, कहीं कहीं होता है, जो कि आता नहीं एक्चुअली, लेकिन एग्जाम्स में मैंने देखा हुआ एक आध। ठीक है, एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कैप्टिव, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, डोमेस्टिकेटेड। फ्री रोमिंग चिकन होते हैं तो घूमते रहते हैं, ठीक है, मरने से पहले बेचारे, और वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, कन्फाइंड होते हैं तो रेस्ट्रिक्टेड स्पेस में होते हैं। ठीक है, अनकन्फाइंड है तो उसको छोड़ दिया गया, कन्फाइंड से आता है ये। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद रखना बहुत काम आएगा। एटमोलॉजी, फ्रेवो, रोमियान, इतना क्या याद रखना है, ओल्ड इंग्लिश में, मिडीवल इंग्लिश में जाना। रोम याद रखो, फ्री है, बस सिंपल। फ्री रोमिंग डॉग्स, भारतीय गांवों में स्वतंत्र घूमने वाले कुत्ते आम हैं। ये आज उस एडिटोरियल से उठाया गया भी है जिसमें बहस हुई है, ये जो गवर्नमेंट का फैसला था ना, उससे। तो फ्री रोमिंग डॉग्स, भारतीय गांव में स्वतंत्र घूमने वाले कुत्ते आम हैं। आम क्यों है, अमरूद क्यों नहीं? नहीं, वो बात की बात ये है कि देखिए, ये बहस का मुद्दा है। मैं एडिटोरियल को एनालाइज इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकली किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, और अगर एडिटोरियल को एनालाइज किया जाता है ना तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। और एक और बात है, पैसे नहीं है हमारे पास। अब पूछोगे पैसों का क्या लेना देना एडिटोरियल एनालिसिस से, तो भैया बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है रिजक कमाने के लिए। ठीक है, अगर ये चैनल मोनेटाइज हो जाए, ऑब्वियसली शायद हो जाना चाहिए एक दिन, भगवान करे, अगर ये हो जाए या मेरे पास पैसों का अच्छा खासा सोर्स हो जाए, तो मैं इसी एडिटोरियल को अभी से 5-10 गुना ज़्यादा बेहतर बना दूंगा, पता है मुझे। ठीक है, और एक्चुअली यूट्यूब का बेस्ट एडिटोरियल एनालिसिस होगा ऑफलाइन में। खैर, तो द सैंक्चुरी अलाउज फ्री रोमिंग डियर इन नेचुरल हैबिटेट। सैंक्चुरी तो आपको पता ही, ठीक, वो जहाँ अभयारण्य है जिसको हम कहते हैं, अभयारण्य दिया गया जहाँ किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे फ्री रोमिंग डियर है। स्पेशलिटी कोई चाय और पका के खाए। खैर, अब आते हैं फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंट होता है ना टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, टुकड़ा, इतने दुख है कि दुखड़ा ही याद आता है मुझे। तो टुकड़ा फ्रैगमेंट कहलाएगा, और फ्रैगमेंटेशन किसी चीज का हुआ है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है वो, तो फ्रैगमेंटेशन उसका हुआ है। सिंपल, इसमें कोई निमोनिक्स की जरूरत है ही नहीं दूर तक। और निमोनिक्स एक्चुअली बनाना भी दिक्कत हो जाएगा, पर बना दूंगा मैं निमोनिक्स, मैं तो इतना क्रिएटिव हूँ। फ्रैग को फराग याद रखो, फराग नहीं, इसको पान पराग याद रखो। पान पराग, पान मसाला, पान पराग, पान पराग क्या होता है, खुद पे हंसी आती है अपने हाल पे, क्या करूं। गरीबी है, 8 साल से जो गर्लफ्रेंड थी जिससे शादी कर दी थी, डंप करके चली। एक वीडियो बनाया, पॉपुलर हो गया, वायरल चला गया, वो भी फालतू वाला वीडियो ही पॉपुलर, वो अच्छे वाले हो नहीं रहे, तो इसलिए थोड़ा निकल जाता है, छलक जाते हैं मेरे दर्द।
हमारे बिहार में तो लोगों की जवानी छलकती है, जोर जोर से गाते हैं लोग, छलकता बोलो जवानी है। खैर, क्यों भटक जाता हूँ मैं बार बार। तो पान पराग को याद रखो, तो उसमें होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सुपारी के। तो कोई चीज फ्रेगमेंटेड है तो टुकड़ों में है, उसका फ्रेगमेंटेशन हुआ है, वो फ्रेगमेंट्स हैं सुपारी के। So the process of breaking into smaller separate parts, that is called fragmentation. Synonyms: escape, breaking, disintegration. हाँ, disintegration, disintegration काफी याद रखना। कोई चीज इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है ना, तो भले ही उसके टुकड़े अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे टुकड़े मिलजुल के एक जगह पे इकट्ठा हो जाते। और वही जब वो डिसइंटीग्रेटेड है, तो कोई टुकड़ा यहाँ है, कोई टुकड़ा यहाँ है, कोई टुकड़ा यहाँ है, कोई टुकड़ा यहाँ, ठीक है, समझ जाओ यार, ठीक है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, पार्टीशन, शैटर, ये सब फ्रैगमेंटेशन के सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रैगमेंटेड है तो वो स्प्लिट है, पार्टीशनड है, शैटर्ड है, डिवाइडेड है, डिसइंटीग्रेटेड है, ब्रोकन है, ठीक है। और फ्रैगमेंट्स तो वो क्या हो जाएंगे, डिविजन्स कह सकते हैं, और श्रैपनल तो कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, पार्टिकल्स कह सकते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन का वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम। तो कंसोलिडेशन, जब इनको साथ लाएंगे तो ये कंसोलिडेट हो जाएंगे, ठीक है, इनको हमने एक साथ कर दिया, ठीक है, आ जाओ भाइयों और बहनों, ठीक, तो ये कंसोलिडेट हो गए। दिख रहा है जब कुछ कितने कितने बिखरी हुई थी, फ्रैगमेंटेड थी तो सॉरी, और कंसोलिडेटेड हो गई, एक जगह पे आ गई, ठीक है। जैसे ये हमारी काफ़ी कंसोलिडेटेड वोकैबलरी है, जिसमें आपको एक ही जगह रूट्स, निमोनिक्स सब मिल जा रहे हैं। खैर, तो ये इंटीग्रेटेड है, इनका हमने इंटीग्रेशन किया, कंसोलिडेशन किया, कोहीजन कहलाया ये प्रोसेस। कोहीजन, कोई चीज़ें एक साथ होती हैं तो कोहेसिव होती हैं। ये हैज़ याद है ना आपको, जोड़ने के लिए यूज़ होता है एडहेसिव में, फिर वहाँ से एडियर वगैरह में भी। तो वो एड, हैज और या को हैज, ये सबको याद रखना है दिमाग में, नहीं जाना इतना डीपली कि हाँ ये रूट थोड़ा अलग तो हो रहा है, नहीं, बस याद रखो जो मिल जाए एक जैसा। तो इंटीग्रेटेड है, कंसोलिडेटेड है, तो इंटीग्रेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, उसका कोहेशन हुआ, हमने उसको कोहेसिव बना दिया, यूनिटी, यूनाइट कर दिया, यूनाइटेड है। अब लैटिन के फ्रैगमेंटम से आता है, जो खुद फ्रैंचेयर से आता है, उसी से फ्रैक्चर, उसी से फ्रैजल, उसी से फ्रैक्शन वगैरह आते हैं, उसी से, खैर फिलहाल इसको याद है। तो फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंटरी का यूज कैसे होता है याद नहीं मुझे, कि वरना मैं बताता। द फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी वीकेंस डेमोक्रेसी। जी हाँ, एक देश है, कई लोग उसको टुकड़ों टुकड़ों में करना चाहते हैं, कोई उसको पुरुष और महिलाओं में बांटना चाहता है, कोई उसको अलग अलग धर्मों में बांटना चाहता है, कोई उसको अलग अलग जातियों में बांटना चाहता है, कोई अलग अलग भाषाओं में बांटना चाहता है, कोई अलग अलग रीजन्स में बांटना चाहता है। और आयरनिक पता है क्या है? आयरनिक ये है कि ये जो लोग हैं ना, उन लोगों को क्या कहा जाता है, जो डिवाइड पॉलिटिक्स खेलते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, डिवाइसिव ही कहा जाएगा, डिवाइसिव, ठीक है। तो ये जो लोग हैं एक्चुअली, अगर इनमें से कोई मुझे मिल जाए जो कहता है कि हमारी लैंग्वेज अच्छी है, हमारा रीज़न, हमारा रिलीजन, हमारा कास्ट, हमारा जेंडर, उसको 4 थप्पड़ लगा के मैं उससे पूछूंगा कि तुमने कुछ किया है अपने जेंडर को, अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को, अपनी कम्युनिटी को प्राउड कराने के लिए, घंटा उसका कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो शॉविनिस्ट एटीट्यूड मत रखिए और डिवाइसिव मत बनिए, सबको साथ लेकर चलना ही देश को, दुनिया को, सबको आगे बढ़ाएगा। इसलिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ लेकर चलिए। तो सोसाइटी का फ्रेगमेंटेशन अगर हो तो डेमोक्रेसी काफ़ी वीक हो जाती है। द रॉक शोड साइंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू वेदर। पत्थर था, उसमें फ्रेगमेंटेशन के निशान दिखे, मतलब विखंडन इसकी हिंदी होगी, ऐसा यहाँ लिखा हो, ठीक है। तो वेदर की मतलब मैंने ही लिखा है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल हेल्प भी होती है, तो मौसम की वजह से आपको पता है वेदरिंग होती है। अब ये द रॉक का ये आर बड़ा हो जाता तो वह ड्वेन द रॉक जॉनसन की बात हो रही थी, वरना बिना बालों वाले भाई साहब WWE वाले। अब आते हैं जेनोसिडल पे। जेनोसिडल
जेनोसाइडल, 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 मैं पहले इसको जेनोसाइडल ही पढ़ता था, पर कई जगह मैंने सुना कहीं अच्छी फिल्मों में जेनोसाइडल, तो मुझे लगा शायद वो होगा। खैर, तो नहीं, ने तो नहीं होगा, जेनोसाइडल, हाँ जेनोसाइडल, जेनोसाइडल, ठीक है। जेनोसाइड से आता है ये, इसको याद रखना, ये आता है जेनस से, ठीक है। बायोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा, ये साइड का मतलब होता है हत्या, इसी से आता है हमारा सुसाइड, अपनी हत्या, पैट्रिसाइड बापू की हत्या, मैट्रिसाइड अम्मा की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे की हत्या, फीटिसाइड फीटस की हत्या, ठीक है। और उसमें जब ये लगा देते हैं जेना, जेनो, मतलब यहाँ तो जेनो पढ़ेंगे तो जेनसाइड बन जाता है, यानी पूरे जेनस की हत्या। मान लीजिए किसी देश में, जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं ना, हिंदुओं का जेनोसाइड कैसे हो रहा है, एक्चुअली सारी माइनॉरिटीज का हो रहा है, ठीक है। तो वो होता है, बांग्लादेश में भी अब तो हो रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग जेनोसाइड। ये यहाँ इसमें जो था वो इस कॉन्टेक्स्ट में था, इसराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, कैसे पैलेस्टीन ने पहले अपने यहाँ उनका क्या थे, ज्यूज जो थे उनका जेनोसाइड किया, बदले में इसराइल कर रहा है अपने यहाँ जो मुस्लिम्स है। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं यार, पर कौन जाए किसको समझाने। सबको लगता है शठे शाठे हम समाज चले, हालांकि कुछ जगह पे सही भी है, बुरे को बुराई से जवाब देना, पर मासूम बच्चों की हत्या नहीं होनी चाहिए। बल्कि अली गाजा वाले काफ़ी बवाल भी करते हैं, और पैलेस्टीन सपोर्टर्स हिपोक्रेट्स भी काफ़ी बड़े वाले होते हैं। खैर, तो relating to or involving the deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular nation और ethnic group, एक जेनस से आए हुए लोग, एक इथनिसिटी, एक नस्ल से आए हुए लोग, ठीक है, एक राष्ट्र से, एक रीजन से, एक कम्युनिटी से आए हुए लोग, ठीक है। ठीक है, बिहार में हमारे यहाँ एक टाइम था काफ़ी ज़्यादा जेनोसाइड्स हुए कास्ट के नाम पे, ठीक है। यादवों ने भूमिहारों को काटा, भूमिहारों ने यादवों को काटा, इसने उसको काटा, उसने उसको काटा, पूरा बिहार आज कटा फटा पड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए, वायलेंस और हेट्रेड किसी के काम कभी आएगा नहीं, किसी के नहीं। वो लोग जो आज सिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को कि फलाने तुम्हारे दुश्मन हैं, उन पे पत्थर बरसाओ, उनको मारो, उनका गला काटो, सबको पछताना होगा एक दिन। खैर, तो जेनसाइडल कोई आदमी है, उसका एटीट्यूड होता है जेनसाइडल, उसका एक्ट होता है तो एक्सटर्मिनेशनिस्ट। अब यहाँ नेशन को मत समझना, टर्मिनेट से टर्मिनेशन आता है, बिल्कुल ही खत्म कर देना, उसमें हम लोग एक्स लगा देते हैं कंप्लीट करने के सेंस में। तो एक्सटर्मिनेशनिस्ट एटीट्यूड या वो एक्ट है, मास मर्डरस है, एथनिक क्लींजिंग हो रही है, एनाहिलेशन हो रहा है, एनाहिलेटिंग उसका वो है, एनाहिलेशन से, एनाहिलेशन, एनिहिलेशन मत पढ़ना, एनाहिलेशन, एन ना हिलेगा अपनी जगह से, डिस्ट्रक्टिव। अब एंड ये तो सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोटेक्टिव, लाइफ प्रिजर्विंग, ह्यूमेन, ह्यूमेन पढ़ेंगे, ह्यूमन नहीं पढ़ेंगे इसको, कंपैशनेट, करुणामयी, मानवीय, ठीक है। एटमोलॉजी इसकी ग्रीक के जेनोस से आया है, रेस काइंड बता दिया मैंने, साइड ये किल के सेंस में होता है, होमिसाइड हत्या, होमिसाइड, सुसाइड आत्महत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, रिजीसाइड, मैट्रिसाइड, ये सब मैंने बताया था याद रखने को, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड। जेनस से रेस आता है, जेनेटिक्स, आप किस रेस से आए हैं, आपकी क्या, जैसे आपकी स्किन टोन है, आपका वो है, आपको कौन सी डिजीजें हैं नहीं होंगी, जीनियोलॉजी आपकी वंशावली कहलाती है, जेनरेट वंश को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो जेनोसाइड, जेनोसाइडली, जेनोसाइडली ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो जेनोसाइडल कैंपेन शॉट, जेनोसाइडल ही तो पढ़ते हैं इसको, मैं जेनोसाइडल कहाँ पढ़ता हूँ इसको, कभी मैं यहाँ बताते वक्त ही भटक जाता हूँ कहीं। जेनोसाइडल कैंपेन शॉक द इंटरनेशनल कम्युनिटी, नरसंहारक अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को झकझोर दिया। जैसा अभी पाकिस्तान में हिंदुओं का हो रहा है, उससे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय झकझोरा नहीं गया, गाजा पे सब झकझोर दिए गए, वाह भाई वाह। बड़ा सेलेक्टिव लोगों का आउटरीच होता है, ठीक है, बड़ा ही सेलेक्टिव आउटरीच है, ठीक है। फलाने की बेटी बेटी, लेकिन ढिमाके की बेटी बेटी नहीं। इस कास्ट या इस कम्युनिटी या इस रिलीजन की लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, चलो उठाओ ढपली, गलती मेरी नहीं थी, नहीं सॉरी वो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। खैर,
और किसी और कुछ लोगों को हमने चुन लिया है, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैंने तो नहीं, मेरे लिए सारी बेटियां बराबर हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने चुन लिया है कि ये बेटी है, इस बेटी है ये नहीं, इसका हो जो होना है इसके साथ, तो गलत से गलत, ठीक है। ऐसे लोग, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था ना कि 100 में से 4-5 ही लड़कियां अच्छी हैं आजकल। अब उन्होंने, मैं उन पे कोई कटाक्ष या कुछ नहीं करूंगा, संत है यार, पूजनीय है, ठीक है। आपको लेकिन ये समझना होगा कि वो समाज से अलग है, ठीक है। वो भक्ति में लीन रहते हैं, उनको जैसा दिखा थोड़ा बहुत उस हिसाब से उन्होंने कह दिया। इस पे बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए कि नहीं महाराज जी आपने सारी लड़कियों को कह दिया। नहीं यार, तुम क्यों खिलाफ हो सकता है उनकी बात गलत भी हो, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे कि तुम उन 4-5 में हो, ठीक। तुमको क्यों ढोल पीटना है? तुम कोई विचारक हो जो तुमको उनके खिलाफ खड़े होकर बताना है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं? मत कहो ना फालतू की चीजें, संतों को कहने दो वो जो कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अब हम अपनी बात करें तो ये तो गलत है कहना, खैर मतलब 100 में से 4-5 लड़कियां बुरी हैं, मतलब कि ये कोई डेटा नहीं है एक्चुअली, इन सब चीज़ों का डेटा नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना कहा जाएगा कि आजकल बुराई काफ़ी बढ़ रही है। पर ये भी गलत है कहना कि सारी लड़कियां खराब हो गई हैं या ज़्यादातर लड़कियां खराब हो गई हैं। लेकिन कुछ लड़कियां इतनी खराब हो गई हैं, इतनी खराब, और उनकी खराबी का ढोल इतना पीटा जा रहा है ना कि सबको लगता है सारी लड़कियां ही खराब हैं, ठीक है। और उसमें कुछ दोष लड़कियों का भी है। लड़कियां खुद अपने अंदर, अपनी कम्युनिटी में जो बुरी लड़कियां हैं उनसे दूर नहीं हटती हैं, उनको बॉयकॉट नहीं करती हैं। हमारी सखी हमारी सखी कि 8 बॉयफ्रेंड हैं तो हम उससे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, उसको बुरा ना लग जाए, हालांकि हम अच्छे हैं हमारे, भाई उसके साथ घूमोगी तो सब तुमको भी वही समझेंगे ना। तो ये चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सोशल, थोड़ी गपशप भी हो जा रही है आजकल, आज हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो सेलेक्टिव आउटरीच होता है, सबने अपने अपने हिसाब से बांट लिया है कि मेरी कम्युनिटी की लड़की का रेप अगर किसी और कम्युनिटी वाले ने किया मैं खूब हल्ला मचाऊंगा, पर मेरी कम्युनिटी वाली लड़की का रेप हमारी ही कम्युनिटी वालों ने कर दिया, या उसकी कम्युनिटी का रेप हमारी कम्युनिटी ने किया, चलता है। ये गलत है भाई साहब। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, ठीक है। अब एक आदमी इसको क्या बना दिया कि जहाँ पूजा नाम की नारियाँ रहती हैं वहाँ उनके हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद देव नाम का इंसान चला आता है घर पे। ये गलत है, ठीक है। ऐसे फालतू में मिसोजिनिस्ट जोक्स नहीं मारो। मेरे भी जोक्स मिसोजिनिस्टिक होते हैं पर मैं नहीं, मैं इंसान बढ़िया हूँ, समझ में आएगा सब एक दिन। बढ़ो आगे यहाँ से। इम्पोज, इम्पोज किसी पे थोपना, लागू करना, इम्पोज, ठीक है। किसी के सामने जाके आपने पोज मार दिया, उस पे अपना स्टाइल डाल दिया, ठीक है। आई एम पोजिंग ऑन यू, ठीक है। तो बस हो गया, इम्पोज कर दिया आपने, अपना स्टेप्स पे थोप दिया, लागू कर दिया जो भी आप चाहते थे, अपने विचार भी, ठीक है। रेगुलेशंस इम्पोज करते हैं हम लोग, अपने थॉट्स इम्पोज करते हैं, एक्चुअली ज़्यादातर ये टैक्सेस वगैरह के सेंस में होता है, ठीक है। एनफोर्स, डिक्टेट, तो मैंने बोला है डिक्ट से आता है, जब आप डिक्टेट करते हैं, डिक्टेट के साथ टर्म वर्ड हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, वी हैव डिक्टेटेड द टर्म्स, तो हम कहते हैं कि हम ये कहेंगे। तो डिक्टेट, कंपेल, फोर्स करना, फॉर्स्ड, ऑब्लाइज, मैंडेट। अब ये तो सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स आ जाएंगे, रिमूव, विथड्रॉ, रिलीज, लिफ्ट, अबॉलिश। अब क्या था ये? हाँ, इम्पोज। इम्पोज का एक्चुअल वो होगा, हाँ ठीक है, एंटोनिम्स ठीक डले हुए। खैर, इम्पोनियर से आता है, हाँ, इन का मतलब ऑन, पोनियर टू प्लेस, वो प्लेस यहाँ पे वर्ब वाला प्लेस, ठीक है। प्लेस मतलब किसी चीज को टिकाना रखना, जैसे आई एम प्लेसिंग माई स्टाइलस ऑन द टैबलेट, ठीक है। तो जब आप किसी चीज पे, when you place some rule or some tax upon something, you impose it on them, ठीक है। उस एक्ट को इम्पोजिशन कहा जाता है, और इम्पोजिंग एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन और वर्ब भी हो जाएगा। The government imposed a new tax on imports. Parents should not impose their choices on children. ये सब इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लीजिए। नीश, ठीक है, नीश, कई लोग इसको नीचे नीचे पढ़ते हैं, कई लोग तो नीचे ही पढ़ने लगते हैं, ठीक है। नीश, नीश
को याद कैसे रखेंगे? निश, अच्छा निच पढ़ा जाता है एक्चुअली इसको, हाँ हाँ निच, देखूंगा। हाँ, नीश को कैसे याद रखेंगे? नीश को ऐसे याद रखिए, नींव से याद रखिए ना, नींव, शरीर की नींव या किसी चीज की नींव। नीश, बिल्कुल जो जरूरी है समझ लीजिए, जो वो है, विशेष है। कैसे देखिए, आजकल आपने ये सुना होगा काफी शब्द कि आपका नीश क्या है, मतलब आप यूट्यूब वगैरह पे या टिकटॉक इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं तो किस कैटेगरी में डालते हैं? जैसे नीश समझ रहे हो, किसी का कुकिंग हो गया, किसी का फूड एंड ट्रैवल हो गया, किसी का सिर्फ फूड हो गया, किसी का ठुमका हो गया, मुजरा, किसी का एजुकेशन हो गया, किसी का ह्यूमर हो गया, इस तरीके से। तो आपकी नीश होती है, आपका विशेष स्थान, आपका उपयुक्त क्षेत्र, आपकी स्पेशलिटी, आपकी पोजीशन, आपका रोल, आपका सेगमेंट। सेगमेंट, स्पेशलिटी और फोर्टे ये नीश में ज़्यादा फिट होते हैं। ठीक, नीश के लिए सिनोनिम्स के तौर पे ये ज़्यादा फिट होते हैं, स्पेशलिटी, फोर्टे। फोर्टे, मैं अक्सर कहता हूँ इंग्लिश इज माई फोर्टे, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब मैं तो कहता हूँ ठीक ठाक है, वैसे बाकियों से कंपेयर करोगे तुमको लगेगा बहुत ज़बरदस्त है। जनरलिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा मेन स्ट्रीम। एंटोनिम तो नहीं कहा जा सकता इसको, पर हाँ हो सकता है, हाँ हो, कैसे नहीं है भाई, एंटोनिम है ना, बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए पूरा रोड है, पूरा रास्ता है, अब पूरे रास्ते पे चल रहे हैं, रोज गाड़ी अपने उठा के टू 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 हर तरफ चला रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं। और आपका एक नीश है कि हाँ मैं इसी साइड पे चलूंगा, ये सफ़ेद पट्टी के ऊपर ही अपने पहियों को रख के लेके चलूंगा, तो आपका नीश ऐसा। कॉमन प्लेस, यूनिवर्सैलिटी, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंच के नीश से आया है, ठीक है। रिसेस, कॉर्नर, जो कि लैटिन के नाइडस में कह रहा था, घोंसला होता था ना उससे, तो नीश जिसका है वो एक घोंसले में ही रह जाएगा, इतने में ही रह जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो उसी में अच्छा करे, पर निडिफाई का मतलब होता है घोंसला बनाना, और निडिकोलस, नहीं, हाँ निडिकोलस या निडिकोलस, घोंसले में रहने वाला, ठीक है। नीश हो गया, याद रखना, प्लूरल वगैरह बना दो। शी कार्व्ड आउट अ नीश इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब कार्व आउट का मतलब होता है किसी जगह पे कुछ निकालना, कुछ बनाना, अनीश विशेष स्थान, ठीक है। कार्व आउट बनाया उसने, कहाँ? डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत से लोग हैं, पर उसकी एक अपनी जगह है, उसकी एक अपनी पोजीशन। जंगल में बाघ एक विशिष्ट पारिस्थितिक स्थान, पारिस्थितिक इकोलॉजिकल नीश, मतलब उनकी जो जगह है अपनी, जिसमें उनको सब कुछ अवेलेबल है, उस पर रहते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ, इडियम है, फ्रीज है, ठीक है। ब्रिंक का मतलब ये होता है किनारा। मान लीजिए आप सोए हुए हैं 700 मंजिल की इमारत पे, आप बिल्कुल किनारे पे सोए हुए हैं। अक्सर रात को ऐसे सपने आते हैं ना, ये बड़ी इमारत है, उस पर हम लोग सोए हुए हैं, गिर रहे हैं, तो यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग। ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज होने वाली है। द सिस्टम इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्सिंग, सॉरी, आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, नहीं ये मैं कह नहीं रहा हूँ, जो लोग कहते हैं आई एम ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मतलब मैं अब उस स्थिति में पहुंच गया हूँ कि मैं कभी भी अनलाइव कर सकता हूँ खुद को, खैर। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अबाउट टू, क्लोज टू, ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, ठीक, ये हो जाएंगे। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फार फ्रॉम, डिस्टेंट फ्रॉम, सेफ फ्रॉम, अवे फ्रॉम। एटमोलॉजी, प्रिंका, ओल्ड नॉर्स के, नॉर्स लैंग्वेज से काफ़ी इंग्लिश में चीज़ें आई हैं, यही नॉर्स आगे जर्मन में जाता है, इसीलिए तुम लोग की सोचते हो कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का इतना लफड़ा क्यों, ठीक है। तो डिराइव्ड फॉर्म इसका ब्रिंकमैनशिप, देख लेना ज़रा एक बार, मैंने तो पहली बार देखा है, ईमानदारी से कहता हूँ, इतनी फिल्में देखी, इतने लेक्चर्स सुने इंग्लिश में प्योरली, इतनी किताबें पढ़ी, शायद देखा भी होगा, तो याद नहीं है कि कभी देखा था, अभी देख लो। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर, मतलब एडिटोरियल में तो देखा ही नहीं, नहीं देखा, कहाँ से देखा, ठीक है। द कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर, देश के युद्ध के कगार पर था। हमारे यहाँ भी कुछ स्टेट्स में हालात ऐसे बने हुए हैं। शी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ टीयर्स आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, वो रोने के करीब थी। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं, आपका पॉलिटिकल लीनिंग किधर भी हो, आपको रैशनली जज करना पड़ता है लोगों को,
याद रखिएगा, आप अंधे हो के काम नहीं कर सकते। आयरनी इस देश की पता है क्या है, कि बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, हाँ अनफॉलो कर दो, जाओ बाहर में जाओ, तो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उनको लोग अंधभक्त कहते हैं। मतलब जो लोग जीजा नहीं कह सकते ना, वो अंधभक्त कह के गलत चलाते हैं, तो अंधभक्त कहते हैं। जबकि बीजेपी के सपोर्टर्स इकलौते सपोर्टर्स इस देश में जो अपनी पार्टी पे भी सवाल उठाते हैं जब पार्टी गलत करे तो। वैसे बीजेपी करती नहीं है, मतलब कभी कभार तो हो जाता है यार, इंसान ही है ना वो लोग। आयरनी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आयरनी, कि जो सपोर्टर्स अपनी पार्टी को लगातार क्वेश्चन कैर करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाया जाता है कि वो अंधभक्त हैं। किनके द्वारा उठाया जाता है, जिनसे अगर कहा जाए कि अपनी पार्टी के पक्ष में चार लॉजिकल बातें रख दीजिए तो नहीं रख पाएंगे। उनके लॉजिक्स बिल्कुल ऑफ होंगे। उनके लॉजिक्स कैसे होते हैं कि आज भी वो चेक काटती हैं तो मोदी जी को पैसे मिलते हैं, तो मोदी जी देश चलाते हैं। अच्छा, वो चेक काटती हैं, कौन है वो, कहाँ से आए इतने पैसे उनके पास, ये लॉजिक की बात है। लॉजिक सबको समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि फलाने के आने से पहले हमारी कास्ट की कोई इज्जत नहीं थी, उसने हमारी कास्ट को इज्जत दिलाई। अच्छा रियली, उसने इज्जत दिलाई कि इज्जत को और डुबाया? और क्या कहने का मतलब है कि आपकी कास्ट की पहले इज्जत नहीं थी? आपको समझ में आ रहा है? आप उन महान पूर्वजों को गालियां दे रहे हैं जिन्होंने युद्ध लड़े, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। आप ये कहना चाहते हैं कि उनको हजारों साल तक उनको दबा कर रखा गया, कुचल के रखा गया, इतने कमजोर थे आपके पूर्वज? ये आप कह रहे हैं, ठीक है। इस देश में सबके साथ अत्याचार हुए हैं, किसी जगह पे कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने से दुनिया नहीं चलेगी। खैर, पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो वो मैं इसलिए ये बात वहां से उठ के आ गई कि मैं कह रहा था कि सपोर्ट किसी को भी कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए ना। मोदी जी तो 2014 से 11 से कितना हूँ, 11 साल, ठीक है। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान अपॉलिटिकल नहीं हो सकता। अगर कोई अपॉलिटिकल है तो चूतिया है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है, जज करता है। मैं अक्सर लड़कियों को देखता हूँ ना, किसी लड़की से मैं पूछूं कि तुम किस लीडर को सपोर्ट करती हो या तुम किस पार्टी को सपोर्ट करती हो, वो कहती है मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। बेवकूफ़ लड़की, अगर एक पार्टी ये कहना चाहती है कि रेप की सज़ा सिर्फ 7 साल होगी, दूसरी पार्टी ये कह रही है कि रेप की सज़ा उम्र कैद होगी, फांसी होगी और रेपिस्ट को बेल नहीं मिलेगी, तो कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए अच्छी सोसाइटी क्रिएट करी है बे? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिकली अवेयर करता हूँ, सोशली अवेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। मैंने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ जिन्होंने 99 लाया, एसएसटी में इंग्लिश में 98 लाया। आई एम प्राउड ऑफ दैट। बच्चे भी अच्छे थे वो हैं। मैंने किसी लड़की को पढ़ाया, वो 100% स्कोर करती है क्लास 10th के बोर्ड में, क्लास 12th के बोर्ड में 100% स्कोर करती है, फिर आगे लाइफ में अच्छा करना चाहती है, पर इस देश के रूल्स ऐसे नहीं हैं कि उसको अच्छा करने का मौका मिले। तो मेरा पढ़ाया हुआ किस काम आया उसके? मैंने तो उसको पॉलिटिकली अवेयर किया ही नहीं था कि वो अपना नेता ऐसा चुने जो उसको अपॉर्चुनिटी दे, उसको आगे बढ़ने का मौका दे, उसके लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करे जो सिक्योर हो। ये चीज़ें याद रखिए। आप अपॉलिटिकल नहीं हो सकते, ये और ये साइड में नहीं हो सकता। क्यों गया है ये साइड में? खैर, तो प्लंज, प्लंज का मतलब होता है जंप और फॉल सडनली एंड फोर्सफुली। फोर्सफुली हमेशा नहीं होता, फोर्सफुली हाँ होता है। अगर आपके अंदर से वो इच्छा नहीं थी कूदने की, फिर भी आपने किया, तो यू टू का प्लंज, ठीक है। आप इसको याद कैसे रखिएगा? प्लंजर है, प्लंजर, प्लंजर पता है ना, प्लंजर, ठीक है, ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक डंडा होता है लकड़ी का, ये मैं ढंग से बना नहीं पा रहा, मैं कोई आर्टिस्ट हूँ। ये डंडा डंडा होता है लकड़ी का और इसके लास्ट में होता है वो रबर का बना हुआ सक्शन कैप टाइप का कुछ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जब कबोर्ड में या ड्रेनेज वगैरह में कुछ अटक जाता है तो प्लंजर से हम लोग उसको टक 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 करके उसको निकालते हैं। तो जब हम प्लंज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, धक्के देते हैं। तो अंदर से धक्का देना खुद को, तो प्लंज वही हो जाता है। डाइव गोता, फॉल, डिसेंड, ड्रॉप। अब चूंकि वर्ब था तो वर्बल सिनोनिम्स पढ़ लें, वर्ब वाले हम लोग। टम्बल, क्रैश, इमर्ज, ये सब हो जाएंगे उसके सिनोनिम्स। राइज, असेंड, सोअर, क्लाइम, एलिवेट, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे।
फ्रेंच के प्लॉन्जर से आया है इमर्ज, खुद को डुबा देना। इसी से ये आता है प्लम्बिक एयर, इसी से प्लम्बम आता है, प्लम्बम, प्लम्बम। चलो बताता हूँ एक मजेदार चीज, तुमको पता है प्लम्बर क्यों कहते हैं हम लोग? प्लम्बर भी कह सकते हो, बुराई नहीं है। अंग्रेज का 14-15 बनने की कोशिश मत करो। वैसे 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 इसको प्लम्बर ही हम लोग पढ़ना पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के स्टूडेंट्स अगर हम हैं तो प्लम्बर पढ़ेंगे, बट अगर प्लम्बर भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिटरली आया है प्लम्बम, प्लम बम। का होता है प्लम्बम? पीबी, याद है प्लम्बम, पीबी। पीबी क्या होता है? लेड, लेड लेड लेड, इसको लेड पढ़ते हैं। और ये जब वर्ब की तरह हम लोग यूज करते हैं तो लीड करते हैं, तो लेड। तो लेड को हम लोग कहते हैं सीसा, सीसा, सी नॉट श, ये शीशा हो जाता है कांच, अभी उस पर भी आता हूं। तो प्लम्बम होता है लेड। पहले जो एंशियंट ग्रीक में लोग थे, रोम में लोग थे, तो वो जो नीचे बिछाया जाता था ना नाला, तो सीमेंट पाइप्स वगैरह थी नहीं, तो वो नहीं, नाला नहीं एक्चुअली, पीने का पानी, याद आया, पीने का पानी वो लेड का बना होता था, प्लम्बम का बना होता था, प्लम्बम। ठीक है, प्लम्बम। ये यूज टू मेजर डेप्थ थी, बाद में वो यूनिट टाइप का वो अलग चीज थी। ठीक है, यहाँ आ गया। तो प्लम्बम, और प्लम्बम से वो बनता था, मतलब नलका वगैरह। ठीक है, ठीक। तो अब जो उसको ठीक करने आता था उसको प्लम्बर कहा जाने लगा। अब बाद में लोगों को पता चला कि ये जो लेड है, प्लम्बम जो है, ये सीसा जो है, सीसा, लेड, पीबी, प्लम्बम, ये वो नहीं है, सेफ नहीं है। इससे आया हुआ पानी हमें कई बीमारियां देता है। तो अब उसको हटवाया गया, मतलब मॉडर्न जमाने में उसको हटवाया गया। अब तो प्लास्टिक का जमाना है, लेकिन प्लम्बर बेचारा प्लम्बर ही रह गया। स्टाइल में हम लोग प्लम्बर उसको कहते हैं, प्लम्बर, लेट्स कॉल प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर को बुला लो। तो ये याद रखना है, उससे प्लम्बम से प्लंज वगैरह आ गया, गोता लगाना। ठीक है, प्लमेट उससे आता है, प्लमेट, कोई चीज़ कहीं गिर जाती है, जैसे शेयर मार्केट प्लमेट करता है ना, क्रैश करता है। स्टॉक आएंगे, स्टॉक मार्केट प्लंज्ड या प्लमेटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट, घोषणा के बाद शेयर बाजार अचानक गिर गया। जैसे मान लीजिए एक अनाउंस हो जाए कि भारत और पाकिस्तान में भयानक युद्ध छिड़ गया है, तो शेयर बाजार गिर ही जाएगा। ठीक है, ही प्लस्ड इनटू द रिवर टू सेव द चाइल्ड, उसने लगा दिया गोता। स्टैच्यूट पे आते हैं, इसको स्टैचू से याद रखना। स्टैच्यू, स्टैच्यू बनती है किस चीज से? पत्थर से, स्टोन से। और होती कैसे है? काफ़ी हैवी, काफ़ी भारी, उसको हिलाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो कोई अगर स्टैच्यू है तो एक तो पत्थर की है, यानी कि ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, दूसरी चीज़, इट्स इम्पॉसिबल टू, नॉट इम्पॉसिबल बट अनईजी टू मूव। तो लॉज वगैरह को स्टैच्यूट हम लोग इसीलिए कहते हैं कि वो ठोस होते हैं, रिटन होते हैं, रिटन होते हैं, तो यानी कि उनको डिनाई उनको नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि ये नहीं है। ठीक, और उनको बदलना भी मुश्किल होता है। ठीक, तो बस वो स्टैच्यूट हो गए। इसी स्टैच्यूट से स्टैच्यूटरी आता है, स्टैच्यूटरी, मुझे खुद को क्यों लगा। ठीक है, स्टैच्यूटरी। तो लॉ, एक्ट, रेगुलेशन, ये स्टैच्यूट हो जाएगा। डिक्री, ऑर्डिनेंस, मैंडेट। ठीक है, ये सब हो जाएंगे स्टैच्यूट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे कस्टम, ट्रेडिशन, इनफॉर्मेलिटी एंड नियर एंटोनिम्स हो जाएंगे। देख लो, लैटिन के स्टैच्यूटम से आता है किस चीज को सेटअप करना, स्टैच्यू। तो स्टैच्यू बनती है तो क्या किया जाता है? एक इमेज को हम लोग सेट कर देते हैं स्टोन में किसी जगह। ठीक, स्टैब्लिश करते हैं, उससे स्टैच्यू बनता है। उससे स्टेटस, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा था, स्टेटस भी तो उससे निकल के आया। किसी की कोई स्थिति होती है, एक ठोस जगह होती है। संस्थान, इंस्टीट्यूट, जो ठोस जानकारियाँ आपको दे या ठोस काम करने के लिए बना हो। स्टैच्यूटरी, एडजेक्टिव, स्टैच्यूट्स प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते चले। द स्टैच्यूट वाज पास टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियम पारित किया गया। कहाँ? भारत में, पाकिस्तान में थोड़े होगा। भारत में भारत में अधिनियम ऐसे पास किए जाते हैं कि लड़कियों की तरफ आंख उठाने वाले के साथ भी
ये किया जाएगा हमारी लड़कियों को सेव करने के लिए। हम ये करेंगे। पाकिस्तान में ऐसे बनता होगा ना, 1 महीने से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के साथ अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको 4 दिन की सजा होगी, ऐसा कुछ शायद, इससे बुरी हालत होगी। स्टेरलाइजेशन, स्टेराइल, स्टेराइल, स्टेरल, स्टेराइल, स्टेराइल, अरे दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं अंग्रेज लोग। क्या, तो जब स्टेराइल करते हैं किसी चीज़ को, स्टेराइल, तो नहीं सॉरी, स्टेराइल बनाया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है ना उसको। जब किसी चीज़ को स्टेरलाइज करते हैं तो उसको साफ सुथरा करते हैं, ठीक है। जैसे आप शेव करने के बाद अपने रेजर को अक्सर डिटॉल वगैरह से धोते हैं ना, अपना रेजर जो आपका अपना लेता है, या कोई डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होता है उससे धोते हैं, तो आप उसको स्टेराइल करते हैं, उसके कीटाणुओं को मारते हैं पूरी तरीके से। जब पुरुषों को स्टेराइल किया जाता है तो उनको ऐसा बना दिया जाता है कि हाँ, उनके अंदर के कीटाणु मर जाए। कीटाणु पुरुषों के अंदर तो ऐसे बहुत हैं, ठरक के कीटाणु, कमीनेपन के कीटाणु, पर हर पुरुष के अंदर नहीं है भाई, ठीक है। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं आज भी। तो स्पर्म्स जो होते हैं वो भी तो यूनिसेल्युलर होते हैं, वो भी तो बॉडी के लिए एक तरीके के कीटाणु ही हैं, ठीक है। तो मतलब नहीं है, मतलब समझो, बात को समझो। तो स्टेराइल कर दिया जाता है किसी इंसान को तो उसके अंदर स्पर्म्स नहीं बनते हैं, उसको उसकी बंदी मिल गई। कौन सी बंदी? नसबंदी, ठीक। बढ़े आगे। तो स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल तो किया गया, स्टेरिलाइज किया गया, उसको स्टेराइल बनाया गया, स्टेरिलाइज किया गया, ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन उसका हुआ। सिनोनिम्स स्टेरिलाइजेशन के, डिसइंफेक्शन, प्योरिफिकेशन, सैनिटेशन, कहाँ गया सैनिटेशन, ठीक है। क्लेंजिंग, अच्छा सैनिटेशन यहाँ था, क्लेंजिंग, क्लेंजिंग तो कहीं नहीं है ना, नहीं है क्लेंजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ वाले सैनिटेशन, सैनिटेशन स्टेरिलाइजेशन के लिए कैस्ट्रेशन याद रखना, कैस्ट्रेशन। मैं बचपन से चाहता हूँ कि महिलाओं के खिलाफ जो लोग वायलेंस करते हैं, गलत करते हैं, उनको केमिकली कैस्ट्रेट कर दिया जाए। और बहुत से लोगों ने इसके पक्ष में आवाज़ उठाई पर हुआ नहीं। खैर, तो स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो डिसइंफेक्ट करते हैं, और कंटेमिनेट करते हैं तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कंटेमिनेशन, जो कि नाउन का सिनोनिम हम पढ़ लेते हैं, कंटेमिनेशन किया तो कंटेमिनेट किया या कंटेमिनेटेड हो गया। इन्फेक्शन, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सब स्टेरिलाइजेशन करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में तो फर्टिलिटी ही सबसे सही होगा, मतलब रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, इसी से ऑस्टियरिटी आती है, कठोरता। अब उसमें होता क्या है, स्टीयर का मतलब बैरन, ठीक है, स्टेरलिस से बैरन, यानी कि बिल्कुल ही कोई चीज़ वहाँ नहीं है। जब कोई आदमी ऑस्टियर है ना, तो वो किसी, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर मोह माया वगैरह ज़्यादा नहीं। वो नहीं चाहता है कि अब मेरे घर में फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो वगैरह, मतलब उसके अंदर मोह नहीं है, या शायद उसके पास पैसे नहीं, क्या, तो ऑस्टियर। तो डिराइव्ड फॉर्म्स होते हैं इसके, स्टेरिलाइज, स्टेराइल वगैरह वगैरह। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट इज एसेंशियल बिफोर सर्जरी। शल्य चिकित्सा से पहले चिकित्सा उपकरणों की नसबंदी, जिसने ये लिखा है उसकी नसबंदी करा दूंगा, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। खैर, तो यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन मतलब हुआ उसकी साफ सफाई, ठीक है। द गवर्नमेंट स्टार्टेड स्टेरिलाइजेशन ड्राइव फॉर स्ट्रे डॉग्स, नस्पति अभियान शुरू किया गया कुत्तों का। अच्छा देखिए, आज हम लोगों का कुत्तों का, ये जो कुत्तों के ऊपर बवाल हो रहा है, ये पिछले 75-80 साल की बीमारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी थी इतने समय से, वो कुछ फंड पास करती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स मिलाते थे म्यूनसिपैलिटीज़ तक, और ले दे के होता ये था कि मतलब करना होता क्या था, कुत्तों को पकड़ने वाली गाड़ियाँ आती थी और आवारा कुत्तों को पकड़ के ली जाती थी, ठीक। फिर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी ताकि वो बेहिसाब बच्चे ना पैदा कर सकें। आप लोगों ने देखा ही होगा गली मोहल्ले में कुत्ते हमेशा ही कुत्ते वाली हरकत करते रहते हैं, जो कि आजकल इंसान भी कर रहे हैं और खुद को इंसान समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुत्ते बच्चे 8, 10, 12, 1, 2, 3 महीने उन लोगों का शायद टाइम होता है, ठीक है। वो होते हैं बच्चे, बड़े बच्चे हो रहे हैं, आवारा बच्चे एकदम जो घूम रहे हैं, और रेबीज काफ़ी
फैलाते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, लोग मरते हैं हमारे यहाँ रेबिट से काफ़ी। तो उन्हीं के ऊपर ये सब बवाल चला। अब सालों तक कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ियों का फंड आता था, गाड़ियाँ नहीं घूमती थी। फंड किसने खाया? थोड़ा एमएलए साहब ने, थोड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ साहब ने, कहीं मेयर ने, इन इस तरह से थोड़ा सीएम ने, थोड़ा पीएम ने, खाते चले गए। और डॉक्टर एकदम मजे से बैठे हुए हैं, वेटरनरियंस, अरे छोड़ो ना, कुत्तों की नसबंदी करके क्या करें। कुत्ता पकड़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, चलो यार पान खाओ। और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी इन लोगों ने कि आज इसके खिलाफ काम करना पड़ रहा है और फिर उस पर विवाद हो रहा है। खैर, तो वेज अ वॉर, वॉर तो पता ही होगा, युद्ध। वेज अ वॉर मैंने यहाँ डाला क्यों? ठीक है, इसलिए डाला था क्योंकि ये कॉलोकेशन ना अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता। वेज अ वॉर, युद्ध छेड़ना, बीइंग एट वॉर विथ समवन या विथ समथिंग। आई एम एट वॉर विद द वर्ल्ड, ठीक है, विथ समवन और समथिंग, ठीक है। तो वेज अ वॉर, युद्ध छेड़ना, ठीक है। छोड़ो इनके सिनोनिम्स मत देखो, इनिशिएट अ कॉन्फ्लिक्ट याद रखना बस, ठीक है। द नेशन इज वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, हमारा राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है। आई एम वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट मीडियोक्रिटी, जी हाँ, मैंने युद्ध छेड़ दिया मीडियोक्रिटी के खिलाफ। मैं एक्सीलेंट बच्चे चाहता हूँ इस संसार में, जो कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे। एक टाइम मेरा आएगा और सब देखेंगे कि मैं क्या करना चाहता था। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। और 9:45 हो रहा है, तब तक मैंने ये वीडियो तैयार कर दिया, ये 11 बजे तक अपलोड हो जाएगा। और आप लोग देखिए, मजे करें, ठीक है। आई होप कि सेशंस आपको, बस कमेंट करो या क्रिटिसाइज करो कि हाँ सर आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। उतने लोग तक पहुंच ही नहीं रहा वीडियो को क्रिटिसाइज करिए, ठीक है? जो भी एक बंदा भी दिखे तो करो यार। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए याद है, कीप लर्निंग, टेक केयर।